हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको करवाऊंगी क्लास 10th साइंस प्री बोर्ड एग्जामिनेशन मॉर्निंग शिफ्ट सॉल्यूशन। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। यदि आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगता है तो आप लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लें ताकि मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें। तो चलिए करते हैं एग्जामिनेशन का सॉल्यूशन स्टार्ट। हम आ जाते हैं सेक्शन ए। देयर इज नो नेगेटिव मार्क फॉर करेक्ट रिस्पॉन्स। कोई भी इनकरेक्ट रिस्पॉन्स के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। और 1 से 20 तक आपके क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं, 1 मार्क्स के दे रखे हैं और प्लस ऑप्शनल दे रखे हैं। ठीक है, ऑप्शनल में भी 4 ऑप्शंस आपको देखने के लिए यहाँ मिलेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें से कौन सी रिएक्शन है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स है। ठीक है, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। When 3 ml of sodium sulfate solution is added to 3 milliliter solution of barium chloride, then a insoluble substance get formed. This is an example of। यानी कि सोडियम सल्फेट की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, बैरियम क्लोराइड के साथ हो रही है। तो ये कौन सा इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म करती है या बनाती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या फिर प्रिसिपिटेशन है। तो जब भी ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने के लिए मिलती है, लेकिन यहाँ पर इसमें कोई भी ऑप्शन डबल डिस्प्लेसमेंट का नहीं दे रखा। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। डबल डिस्प्लेसमेंट में ही एक मतलब रिएक्शन है जिसमें एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस क्या होता है, फॉर्म होता है और उसको क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, और वो जो मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस है वो कौन है, बैरियम सल्फेट फॉर्म होता है। ठीक है, क्या फॉर्म होता है, बैरियम सल्फेट। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है आइडेंटिफाई पी क्यू एंड आर फॉलोइंग बैलेंस रिएक्शन। तो हम बैलेंस कर लेते हैं कौन सा इसमें आएगा, मतलब पी की जगह कौन सा आएगा, क्यू की जगह क्या आएगा बैलेंस रिएक्शन में, और आर की जगह क्या आएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, कार्बन लिख लेते हैं। ठीक है, फिर लिख लेते हैं ऑक्सीजन, फिर लिख लेते हैं हाइड्रोजन। यही 3 सब्सटेंसेस में एलिमेंट इसमें दे रखे हैं। ठीक है, तो एक राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्सटेंस है, कितनी कितनी बैलेंसी दे रखी है, कितने कितने एटम्स दे रखे हैं। तो कार्बन के इस साइड कितने दे रखे हैं, 1 दे रखा है। ठीक है, और कार्बन का लेफ्ट साइड कितना दे रखा है, 6, और कहीं है कार्बन नहीं है, 6 दे रखा है। तो ये भी अनबैलेंस है। ऑक्सीजन का देख लेते हैं, O2 और 1, O कितने दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं इस साइड। यहाँ O 6 दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, 6 और 2 8, 8 और 6 कितने हो गए, 8 और 6 कितने हो गए, 14। ठीक है, तो 14 दे रखे हैं। अब आ जाते हैं किस पर, हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन कितना दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 12 और 6 2 12, 24। तो सबसे बड़ा डिजिट 24 है, तो हम यहीं से बैलेंस करना शुरू करते हैं। ठीक है, इस साइड हमारा क्या है, 24 है हाइड्रोजन, और इस साइड क्या है हमारा 2 है। तो इसको क्या करते हैं हम, सबसे पहले 24 बनाते हैं। तो 24 बनाने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 12 2 जा 24, 12 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 24 क्यू। ठीक है, क्यू क्या हो जाएगा, 24। ठीक है, तो क्यू की जगह क्या आएगा, 12 आएगा। अब देख लो कौन से ऑप्शन में 12 आ रखा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में क्या आ रखा है, 12 आ रखा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और भी देखते हैं, जब ये 12 हो गया तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक है, अब हमारे पी के पास बचा हुआ है कि क्या आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, कार्बन देख लेते हैं। कार्बन कितने हैं, यहाँ पे 6 हैं कार्बन। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन 1 दे रखा है, तो कार्बन को 6 कर लेते हैं। ठीक है, कार्बन को बैलेंस कर लेते हैं। तो कार्बन अब क्या हो गए, बैलेंस हो गए। तो ऑक्सीजन भी 6 2 जा 12 हो गई यहाँ पे। ठीक है, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी हो गई, 12, तो ऑक्सीजन भी कितनी हो गई, 24 हो गई। कितनी हो गई यहाँ पे, 24। तो अब ऑक्सीजन को यहाँ भी 24 बनाना है। यहाँ तो ऑक्सीजन 6 है और यहाँ कितनी है, 12 है। तो ऑक्सीजन को अगर मैं यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड, हाँ 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा।
12 12 कितना हो गया 24, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे कितनी हो जाएगी 24। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय एक्शन ऑफ, ब्लीचिंग पाउडर किसके एक्शन से क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम से क्या होता है, फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो स्टूडेंट हमारा क्या ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू बैराइन सॉल्यूशन द प्रोडक्ट फॉर्म, बैरिन सॉल्यूशन में जो प्रोडक्ट होते हैं वो कौन कौन से फॉर्म होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्लोरीन ऑक्सीजन, या फिर हाइड्रोजन क्लोरीन सोडियम हाइड्रोक्साइड, या हाइड्रोजन क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, या सोडियम और क्लोराइन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, राइट आंसर है। हाइड्रोजन फॉर्म होता है, क्लोरीन फॉर्म होती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। मैच द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन क्या बता रहा है कि मैचिंग करनी है आपको। तो सबसे पहले अ नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस, कौन ऐसा है नॉन मेटल जो क्या है लस्ट्रस है। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है ए का क्या हो जाएगा हमारा थर्ड हो जाएगा, यानी कि आयोडीन नॉन मेटल होते हुए भी क्या है लस्ट्रस है, यानी कि चमकीला है। ठीक है, तो ए का थर्ड है, तो ए का थर्ड दो ऑप्शन में है, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाते हैं, वैसे भी कैंसिल हो जाते हैं। बी पर चलते हैं, मेटल विच इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का पुअर कंडक्टर कौन है, पीबी है। क्या है, पीबी। अब देख लो बी का फर्स्ट किस में दे रखा है, इसमें बी का सेकंड दे रखा है, इसमें बी का फर्स्ट दे रखा है, तो ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सम मेटल डू नॉट रिएक्ट आइदर विथ कोल्ड और हॉट वाटर, कुछ मेटल्स जो हैं वो कोल्ड और हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, बट दे रिएक्ट, लेकिन वो स्टीम से रिएक्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड भी बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस भी बनाते हैं। तो वो कौन से मेटल हैं, तो ये जिस भी स्टूडेंट ने लगा रखे ऑप्शन बी वो बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। ठीक है, और हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम एंड आयरन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अ स्टूडेंट नोटिस दैट अ फिश वॉज ब्रीथिंग फास्टर देन यूजुअल, स्टूडेंट नोटिस करता है कि जो फिश है वो ब्रीथ कर रही है फास्टर देन यूजुअल। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी रीजन, तो इसका क्या रीजन हो सकता है, तो इसका रीजन हो सकता है इंक्रीज लाइट इंटेंसिटी, नो, रॉन्ग। हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर, अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन होता वाटर में ऑक्सीजन का तो क्या होता, आसानी से वो ब्रीथ कर सकती थी, तो उसको बहुत ज़्यादा फास्टर ब्रीथ करने की ज़रूरत नहीं थी। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी आंसर हो जाएगा, डिक्रीज ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इन द वाटर, यानी कि वाटर में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी क्या है, बहुत कम है। ठीक है, 9th क्वेश्चन पर आते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग रन एन एथलीट एक्सपीरियंस मसल फैटिग, ठीक है, थकान का, लंबा दौड़ने के बाद वो थकान का अनुभव करता है। दिस फैटिग इज प्राइमरली ड्यू टू द विच प्रोसेस अकरिंग इन द मसल्स, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तभी हम फास्टर ब्रीथ करते हैं। ठीक है, इन एन एक्सपीरियंस इन अ प्लांट डिप्राइव्ड ऑफ द वाटर, वाटर की तरफ कोई प्लांट क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, और विच लाइफ प्रोसेस विल बी मोस्ट डायरेक्टली अफेक्टेड, ये कौन से लाइफ प्रोसेस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। व्हाट वुड बी अ विजिबल सिम्टम्स, किसके देखने के लिए, रेस्पिरेशन के नो, एक्सक्रेशन के नो, न्यूट्रिशन के नो, तो किसके, फोटोसिंथेसिस के। लीव्स विल विल्ट, ठीक है, लीव्स क्या कर जाती हैं, विल्ट, यानी कि सिकुड़ जाती हैं। अगर पानी की कमी प्लांट्स में हो जाती है तो लीव्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, विल्ट करने लग जाती हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग वॉलंटरी मूवमेंट, वॉलंटरी यानी कि ऐच्छिक क्रियाओं और बैलेंस का मूवमेंट कौन करता है, तो कौन करता है, सेरिबेलम, कौन करता है, सेरिबेलम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द गिवन कोड्स। ठीक है, फर्स्ट में है फ्रेगमेंटेशन, मल्टीपल फिजन, बर्डिंग, स्पॉर फॉर्मेशन। तो जो स्पॉर फॉर्मेशन है उसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, थर्ड, राइजोपस। ठीक है, और हम इसी ऑप्शन से चेक करते हैं कि कहाँ डी का थर्ड है, किसमें डी का थर्ड दे रखा है, इसमें भी नहीं है तो ये कैंसिल, इसमें भी नहीं है ये भी कैंसिल, इसमें भी नहीं है ये भी कैंसिल, डी का थर्ड किसमें दे रखा है, ओनली डी ऑप्शन में। ठीक है, तो यही क्या है, थर्ड है।
फिर एक और सेकंड भी चेक कर सकते हैं हम, ठीक है। जैसे कि बडिंग चेक कर लिया, तो बडिंग में क्या है, यीस्ट में बडिंग होती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये इससे भी हमारा क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। तो एक या दो ऑप्शन आप देख लो, इसके बाद क्या करो, आप टिक कर दो। द लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन सबको पता होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर है, 10th क्लास के आप स्टूडेंट हो तो, ठीक है। Question number 14. During a classroom demonstration, a laser beam passes through a glass prism and the student observe a spectrum of color. What principal explain this observation? ये थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब कंफ्यूजिंग है। ये कहते हैं कि अगर कोई क्लास रूम के थ्रू बीम से कोई ग्लास प्रिज्म में रे पास हो रही है, ठीक है, तो इस जो स्टूडेंट्स हैं वो एक स्पेक्ट्रम के कलर क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो ये किस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, तो ये कर रहा है रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन के, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15। इन अ टाइपिकल फूड चेन व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ ट्रॉपिकल लेवल स्टार्टिंग फ्रॉम द सन। ये भी थोड़ा मुझे हल्का फुल्का कंफ्यूजिंग लगा, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए कि सन के स्टार्टिंग करनी है अगर सन से, तो सबसे पहले टेरिटरी कंज्यूमर आना है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर आना है, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर प्रोड्यूसर आना है लास्ट में, ठीक है। लेकिन अगर वैसे हम देखते हैं तो सबसे पहले क्या, प्रोड्यूसर हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर उसको कंज्यूम करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर के द्वारा जो कंज्यूम किया जाता है फिर वो सेकेंडरी कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं, फिर लास्ट में क्या होते हैं, टेरिटरी कंज्यूमर। अब इन ऑप्शन ए या सी में से एक ऑप्शन है, और जो मुझे कन्फर्मली लगता है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि इन्होंने जो टॉपिक लेवल पूछा है वो सन के टुवार्ड्स पूछा है, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 16 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का इफेक्ट का कौन सा एग्जाम्पल है, तो क्या है, एलिवेटेड मर्करी लेवल इन द फिश कंज्यूम बाय ह्यूमन, जिससे ह्यूमंस में क्या हो जाते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस हमारे 16 तक थे, जो मतलब डायरेक्ट पूछे गए क्वेश्चन थे। अब असर्शन और रीजन के 17 से 20 तक लगभग 4 क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। 17 क्वेश्चन पर आते हैं। बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, करेक्ट ऑप्शन मतलब ए असर्शन करेक्ट है, जो बेकिंग सोडा यूज़ किया जाता है सोडा एसिड के रूप में फायर एक्सटिंग्विशर में। रीज़न है बेकिंग सोडा रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन हीटेड विच हेल्प टू स्मूथर फ्लेम्स, ठीक है। तो ये भी क्या है, एकदम राइट ऑप्शन है, यानी कि रीज़न भी क्या है, बिल्कुल राइट है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाता है, ए, जिसमें लिखा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन करेक्ट है और करेक्ट ही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पर, जिसमें ट्रेड सच एस आई कलर हाइट आर एग्जाम्पल इन इनहेरिटेड ट्रेड, करेक्ट है, ट्रू है ये स्टेटमेंट, ठीक है। दीज ट्रेड आर इन्फ्लुएंस सोलरली बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये रॉन्ग है स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या है, ठीक है। फर्स्ट ठीक है हमारा, ए ट्रू है, आर क्या है, फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है हमारा। 19 क्वेश्चन पे आते हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस हैज़ नो यूनिट, करेक्ट है, ठीक है। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, यानी कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट की, ठीक है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस, यस, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट इकोसिस्टम, यस, ट्रू। Activities such as deforestation and pollution can lead to habitat destruction and lost biodiversity. जो एक्टिविटीज़ ह्यूमन करते हैं वो डिफॉरेस्टेशन यानी कि फॉरेस्ट को हटाना, पॉल्यूशन होता है, ठीक है, मतलब पॉल्यूशन करते हैं, वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी में यानी कि जैव विविधता में क्या कर रहे हैं, कमी ला रहे हैं। तो यस, ये दोनों क्या है, ट्रू है, असर्शन एंड रीजन, तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसमें भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं सेक्शन नंबर बी पर। सेक्शन नंबर बी में एक 21 क्वेश्चन नंबर में बताया गया है कि स्टूडेंट नोटिस दैट सम बटर लेफ्ट आउट द रूम टेम्परेचर डेवलप एन अनप्लीजेंट ऑर्डर, ठीक है। एक्सप्लेन, इस स्टेटमेंट को क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है कि स्टूडेंट नोटिस करता है कि जो बटर है रूम टेम्परेचर पे क्या कर रहा है, अनप्लीजेंट स्मेल दे रहा है, ठीक है, और क्या कर रहा है,
टेस्ट दे रहा है। तो ये क्या है, मतलब इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि एक्सप्लेन करिए इसका कारण। इसका कारण क्या है, बटर ऑक्सीडाइज हो गया है रूम टेम्परेचर पे, जिससे उसकी ऑडोर और टेस्ट में क्या हो गया है, चेंज हो गया है। और इस प्रोसेस को हम जो कहते हैं वो रेंसिडिटी है। लेकिन इन्होंने पूछा था रीज़न किसकी वजह से हुआ है, तो ये क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है, इसलिए इसका कलर और जो मतलब गंध है और टेस्ट है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारा 21 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हाँ, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ दिस फेनोमेनन का रीज़न क्या था बता दिया मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं, डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लैम्प इन ह्यूमन इन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर थोड़ा और भी एक्सप्लेन कर देती हूँ या नोट करा देती हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि ये प्रोसेस जो हुआ है वो किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन का हुआ है, यानी कि जो वो बटर है उसको ऑक्सीडाइजेशन हुआ है। ठीक है, प्लस लिख लो फटाफट, दैट अकर्स, ठीक है, इन लिपिड्स व्हेन exposed to condition such as sunlight and causes a rancid smell and taste। क्लियर स्टूडेंट? तो ये ध्यान रखना, जिसने भी करना है समझना है तो वो लिख भी सकता है। ठीक है स्टूडेंट, आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, जिसमें बता रखा है डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन ब्लड एंड लैम्प इन ह्यूमन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि ब्लड के बारे में बताना है आपको, ठीक है, और लैम्प के बारे में। ब्लड के बारे में क्या बताना है आपको कि कंपोजिशन क्या है, ब्लड मतलब किस किस का कंपोजिशन है। ठीक है, तो जो ब्लड है वो क्या है, सबसे पहले रेड ब्लड सेल का, किसका, रेड ब्लड सेल्स का, ठीक है, प्लस वाइट ब्लड सेल्स का, ठीक है, और प्लस प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा का। ठीक है, क्या, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। क्लियर स्टूडेंट? ब्लड किस किस से मिलके बना है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। ठीक है, फिर उन्होंने पूछा है लिम्प, लिम्प किस से बना है, मतलब किसका कंपोजिशन है। तो लिम्प जो है वो वाइट ब्लड सेल का कंपोजिशन है। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स, प्लस और किसका कंपोजिशन है, 90% वाटर। ठीक है, कंटेन करता है कौन, लिम्फ। काम क्या करते हैं, फंक्शंस क्या हैं, तो सबसे पहले ब्लड के फंक्शंस के बारे में जानते हैं। ये क्या है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, और क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, किसको ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। हार्मोन्स एंड रेस्पिरेटरी जो गैसेस होती हैं उनको भी। गैसेस को भी, ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो फिर हमारा लिम्फ क्या काम करता है, लिम्फ क्या है, पार्ट है इम्यून सिस्टम का। ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है और ये क्या है, इम्यून सिस्टम का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम का, जबकि लिम्फ क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, इम्यून सिस्टम का पार्ट है।
ठीक है। अब ये काम क्या करता है, ये काम करता है हमारा कि जो हमारे इम्यून सिस्टम है और मतलब एक सेकेंड, लिम्फ इज़ अ पार्ट ऑफ, हम कह सकते हैं कि इम्यून सिस्टम एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि बॉडी की क्या करता है, सुरक्षा करता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम को क्या करता है, क्रूशियल रोल है, और उसको क्या करता है, डिफेंस करके रखता है। ठीक है, तो देखो लिम्फ is part of immune system and play a crucial role in the body defense mechanism। ठीक है, बीमारियों से बचाता है कौन, लिम्फ हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 में बताया गया है हाउ डू स्टोमेटा हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन एंड एक्सप्लेन। यानी कि जो स्टोमेटा हैं वो कैसे हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में और ट्रांसपिरेशन में, इसको क्या करना है, हमको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले स्टोमेटा होते क्या हैं, स्टोमेटा, ठीक है, तो स्टोमेटा और स्टोमेटापोर्स हेल्प करते हैं किसमें, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एंड ट्रांसपिरेशन। फॉलोइंग वेज से, वो फॉलोइंग वेज क्या हैं, पहला फोटोसिंथेसिस, ठीक है, पहला क्या है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या है, स्टोमेटा अलाउ करते हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। फर्स्ट पॉइंट क्या है, अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड टू एंटर द प्लांट एंड ऑक्सीजन टू एग्जिट। ठीक है, विच आर बोथ नेसेसरी। ठीक है, अब आते हैं ट्रांसपिरेशन के पार्ट पर। ट्रांसपिरेशन कैसे हेल्प करता है, ये अलाउ करता है किसको, वाटर को। स्टोमेटा क्या करता है, अलाउ करता है वाटर वेपर को टू बी रिलीज्ड क्या रिलीज करता है, फ्रॉम द पार्ट प्लांट। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है और मैं कि एक्सप्लेन, ठीक है, द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस एंड लिस्ट टू अदर कंपोनेंट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसमें वो कंपोनेंट पूछे गए हैं जो फोटोसिंथेसिस में, मतलब रोल ऑफ द क्लोरोफिल का रोल पूछा गया है फोटोसिंथेसिस में, और 2 कंपोनेंट बताने हैं फोटोसिंथेसिस के लिए अदर। ठीक है, तो क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट है फाउंड क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है।
ठीक है, और एल्गी और सम बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ऑब्जर्व करता है एनर्जी कहाँ से? सनलाइट से। कैसे हेल्प करता है ये? क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट से ऑब्जर्व एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, फ्रॉम सनलाइट, और वो सनलाइट की एनर्जी को क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है फूड में। ठीक है, और अदर जो कंपोनेंट हैं फोटोसिंथेसिस के लिए जो नेसेसरी है, वो अदर दो कंपोनेंट है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्या है? वाटर। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है केमिकल कंपाउंड मेड करता है, 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन एटम। प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, किसके थ्रू लेते हैं? स्टोमेटा के थ्रू। और वाटर जो है वो वाटर कहाँ से लिया जाता है? सॉइल से लिया जाता है। ठीक है, जो क्या करती हैं? रूट ऑब्जॉर्व करती हैं। ठीक है, तो ये अदर दो कंपोनेंट हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर का मतलब क्या है? ये मिरर है हमारा। ठीक है, और ये क्या है? हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये फोकस, ये क्या है हमारा? एक सेकेंड, ये फोकस, ये हमारा क्या है? सेंटर। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। 30 सेंटीमीटर पर कोई ऑब्जेक्ट क्या रखा है? प्लेस हो रखा है। ठीक है, मिरर पे फोकल लेंथ उसकी कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। ठीक, राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर। इसके द्वारा जो इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं जिस तरीके से इमेज फॉर्म होती है। सबसे पहले तो पोल और इन्फिनिटी के बीच में कोई ऑब्जेक्ट प्लेस है। रूल ये वाला है कि पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट प्लेस है, तो उन्होंने बता दिया 30 सेंटीमीटर पर प्लेस है। ठीक है, अब क्या करना है? इसमें रूल क्या था कि इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, इमेज फॉर्म होती है, लेकिन कैसी इमेज फॉर्म होती है? इसका कैरेक्टरिस्टिक है वर्चुअल। कैसी होती है? वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। सेकंड, इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, और थर्ड क्या है? स्मॉलर इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, और पोल से कितने डिस्टेंस पे होती है? 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। ठीक है, क्या होती है? पोल से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होती है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है कि 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट? बैक ऑफ द मिरर, यानी कि मिरर के पीछे फॉर्म होगी 10 सेंटीमीटर पे। ठीक है, यानी कि बिटवीन पी एंड एफ। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। ये सारा नोट डाउन कर लेना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको मैं क्या कर रही हूँ? रेज कर रही हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। अ बल्ब कनेक्टेड टू अ बैटरी इज रेटेड फॉर 80 W, यानी कि 80 वॉट एट 120 V। ठीक है, तो बल्ब ऐसे कनेक्टेड है, यानी कि P इक्वल्स टू VI, इसका फॉर्मूला यहाँ से ये क्या होगा? सॉल्व होगा। ठीक है, क्यों? ये वॉट है। ठीक है, और ये क्या है? V। ठीक है, इसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा? हमारा I निकल कर आ जाएगा। ठीक, तो P इक्वल्स टू VI में क्या करेंगे हम? एट्टी इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाय I। ठीक है, तो यहाँ से I फाइंड हो जाएगा 80 अपॉन 120। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेंगे
0, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, यानी कि आई जो हमारा आया वो क्या आया 0.66 एम्पियर। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा है, रेसिस्टेंस पूछा है ए पॉइंट में। तो रेसिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर, है ना, V इक्वल्स टू आई आर। तो V हमारा कितना है, V हमारा 120 है, I कितना है 0.66 और R हमें नहीं पता, तो R यहाँ से क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ये 0.66 को मैं तो कहती हूँ क्या लिख लेना, लास्ट में हमारा आया था 2/3, है ना, तो यहाँ पे 2/3 लिख लेना, तो आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 120 मल्टीप्लाई बाय 3/2 इक्वल टू आर। 2 6 जा 12, 0, 6 3 जा 18, तो 180 रेसिस्टेंस आया है। ठीक है, क्या आया है 180। नेक्स्ट है, हाउ मच करंट डज द बल्ब ड्रॉन व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू द बैटरी। कि करंट तो मैंने पहले ही फाइंड कर दिया। ठीक है, दोबारा से फाइंड करना है दोबारा से कर लेना। ठीक है, V इक्वल्स टू आई आर से कर लेना, जैसे भी आपको करना है। ठीक है, इसकी ऐसा ही यूनिट और लिख लेना, ये क्या है, ओम। ठीक है, 180 ओम। तो आई जो हमारा आया वो 0.66 आया। ठीक है, और प्लस जो हमारा रेसिस्टेंस आया वो कितना आया, 180 ओम। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 का ही पार्ट है ये। अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर कैरीज अ करंट आई। एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस आर है और करंट क्या है, आई है। ठीक है, आर राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस इन वायर आफ्टर अ टाइम टी। एक टाइम टी के बाद हीट कितनी प्रोड्यूस करेगा वो बताना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है वो कहाँ से है, हीटिंग इफेक्ट से है। कहाँ से है, हीटिंग इफेक्ट। तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, जहाँ पर T स्टैंड करता है टाइम के लिए, ठीक है, I करंट और R क्या है, रेसिस्टेंस है, तो इसका यही फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बी पार्ट पर। व्हाट इफेक्ट वुड डबलिंग द करंट हैव ऑन द हीट प्रोड्यूस। क्या इफेक्ट होगा डबलिंग द करंट हैव ऑन द हीट प्रोड्यूस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये सारे एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डबल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। इन एन इकोसिस्टम द रिमूवल ऑफ हार्बीवोर्स इज नोटेड। ठीक है, इकोसिस्टम में हार्बीवोर्स को अगर रिमूव कर दिया जाए तो हाउ वुड दिस इफेक्ट द प्रोड्यूसर इट इन द इकोसिस्टम। अब जब हार्बीवोर्स नहीं रहेंगे, हार्बीवोर्स का मतलब क्या है, हार्बीवोर्स का मीनिंग क्या है, तो हार्बीवोर रिमूव हो जाएंगे तो प्रोड्यूसर भी क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डाई, बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन फॉर स्पेस एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जो विदाउट हार्बीवोर्स कार्निवोर्स विल नॉट हैव फूड एंड विल डाई ऑफ। ठीक है, यानी कि कार्निवोर्स को क्या नहीं मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं विदाउट, ठीक है, विदाउट हार्बीवोर्स carnivores will not have food and will die off. Clear student? Next question है, what potential impact could this have on secondary consumer। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सेकेंडरी कंज्यूमर पे। ठीक है, तो अगर हम सेकेंडरी कंज्यूमर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो बोलते हैं। ठीक है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा सेकेंडरी कंज्यूमर पे, रिमूविंग हार्बीवोर्स कैन कॉज द कार्निवोर्स पॉपुलेशन टू डेक्लाइन। ठीक है, क्या हो जाएगी, कार्निवोर्स की पॉपुलेशन डेक्लाइन हो जाएगी, किसकी वजह से, लैक ऑफ फूड की वजह से। ठीक है, और वो स्टार्व हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, फाइनली डाई हो जाएंगे। ठीक है,
तो यही इसका क्या है, कारण है। ठीक, यहाँ हमारे क्वेश्चन सेक्शन ए और सेक्शन बी क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा वीडियो मेरा कंप्लीट समझ आया होगा। सेक्शन सी एंड डी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।